नमस्कार दोस्तों, आप सबका तथास्तु परिवार में स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत भारद्वाज और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो निबंध का पेपर अभी परसों हुआ है यूपीएससी का के ऊपर। चर्चा इंग्लिश में करूंगा, थोड़े अंग्रेजी थोड़े हिंदी के सब, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो इसको समझ सकें। क्योंकि जब मैं अंग्रेजी माध्यम की ऐसे की चर्चा कर रहा था, निबंध की चर्चा कर रहा था, कई बच्चे कह रहे थे कि सर हिंदी में भी वीडियो बनाइए, जो बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा समय निकाल। एक खेल है, एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। यानी कि सवाल यह कह रहा है कि चिंतन एक खेल की तरह है। यह तब तक शुरू नहीं होगा, तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि विरोधी पक्ष ना हो, यानी विपक्ष ना हो, प्रतिपक्ष ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम चिंतन और खेल को देखें तो खेल में क्या होता है? दो पक्ष होते हैं, दो टीम होती है। तरह से ये कह रहा है कि चिंतन में भी दो टीम चाहिए। अगर आपको चिंतन को शुरू करना है, अगर उसको प्रारंभ करना है, यानी प्रारंभ करने पर ही ऐसे का जो है मुख्य जोर है, चिंतन तब प्रारंभ होता है जब एक विरोधी पक्ष हो। तो जो मुख्य जोर है वो किस पर है? प्रारंभ पर है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता है। तो समझिए कि ऐसे में मुख्य जोर किस पर है कि यह जब तक प्रारंभ नहीं होता है। और कब तक प्रारंभ नहीं होगा? जब तक विरोधी पक्ष इसमें नहीं होगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो जिस तरह से खेल में दो पक्ष होते हैं, यह कह रहा है कि चिंतन में भी दो पक्ष होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम खेल की बात करें, अगर मान लीजिए खेल में एक ही टीम है तो क्या खेल हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आपने आपस की टीम में ही, मान लीजिए भारत की क्रिकेट टीम है और आपस में ही आपने एक दोस्ताना मैच करवा दिया, फ्रेंडली मैच बोलते हैं ना, तो अगर आपने फ्रेंडली मैच करवा लिया आपस में, तो क्या वो लोग ढंग से खेलेंगे? वो उसको हल्के में लेंगे क्योंकि ये एक दोस्ताना मैच है, कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान के चलिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाए, तो अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो जाएगा तो भारत वाले भी पाकिस्तान को हराने के लिए चिंतन मनन करेंगे, रणनीति बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि कैसे उनको हरा सकते हैं, और पाकिस्तान वाले भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि जैसे ही प्रतिस्पर्धा आ रही है दो पक्ष के बीच में, चिंतन शुरू हो जा रहा है। जैसे ही प्रतिस्पर्धा आ रही है चिंतन शुरू हो जा रहा है। तो उसी तरह से अगर हम चिंतन में भी देखें तो जब दो पक्ष होंगे, जब प्रतिस्पर्धा होगी, तभी उद्दीपन होगा, तभी जो है माइंड को स्टिमुलस मिलेगा। तो कहने का मतलब है जब दो टीम होगी, पक्ष और विपक्ष, तभी उद्दीपन होगा चिंतन के लिए। अगर दो पक्ष नहीं है तो चिंतन के लिए उद्दीपन नहीं होगा। ये ऐसे का मूल है कि अगर आपको चिंतन करना है तो आपको क्या चाहिए? प्रतिस्पर्धा चाहिए। प्रतिस्पर्धा क्यों चाहिए? क्योंकि प्रतिस्पर्धा से ही उद्दीपन मिलेगा। जब दो पक्ष होंगे तो आप चाहेंगे कि आपका जो विचार है वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर हो, दूसरे से ज्यादा असरदार हो। तो ज्यादा असरदार होने के लिए क्या चाहिए? आपको चिंतन चाहिए। यानी कि चिंतन तभी शुरू होता है, इसीलिए निबंध कह रहा है जब दो पक्ष होते हैं, दूसरा पक्ष होता है, तभी चिंतन क्या है? शुरू होता है। ऐसा इसलिए भी एक तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई विचार है, आप किसी बात में भरोसा रखते हैं और कोई दूसरा इंसान है वो उस चीज को चुनौती दे देता है, तो आपके मन में क्या होगा? आपके मन में क्षोभ हो जाएगा, आपके मन में क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस हो जाएगा। और जब आपके मन में क्षोभ हो जाएगा तो आप फिर उस क्षोभ को खत्म करना चाहेंगे। और क्षोभ खत्म कैसे होगा? तो चिंतन से ही तो होगा।
वो कहां से होगा? चिंतन से ही होगा। तो ये चिंतन से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो अगर आप जो निबंध है उसका मूल जानना चाह रहे हैं तो इसका मूल यही है कि चिंतन तब होगा जब दो टीम होगी, जब प्रतिस्पर्धा होगी, तभी उद्दीपन होगा, तभी मन में क्षोभ होगा, तभी आप विचार करेंगे, और जब आप विचार करेंगे तभी आप समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। अब अलग अलग उदाहरण से इसको समझते हैं कि क्यों चिंतन तभी होता है जब एक विपक्षी टीम होती है। वैसे अगर चिंतन की बात करें तो एक चिंतन भी होता है, एक मनन भी होता है। जो लोग चिंतन करते हैं उनको चिंतक बोलते हैं, वो समाज के भी चिंतक हो सकते हैं। जो लोग मनन करते हैं उनको क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं, वो मनन करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय दर्शन की, तो जो भारतीय दर्शन है उसमें भी पक्ष विपक्ष दोनों का बहुत बड़ा योगदान रखा गया है। पक्ष पक्ष दोनों का बहुत योगदान रखा गया है। विपक्ष की भी पूछ उतनी ही है जितनी पक्ष की पूछ होती है, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? उत्तर पक्ष। और फिर यह उत्तर पक्ष सिद्धांत का रूप ले लेता है। लेकिन कहने वाली बात, समझने वाली बात यह है, जो पक्ष विपक्ष की बात है यही तो चिंतन वाला स्टेज है जहां से चिंतन शुरू होता है। तो जो भारतीय दर्शन है उसमें भी इसकी चर्चा है। आप थोड़ा सा अपने निबंध में इसका जिक्र कर सकते हैं कि हमारे दर्शन में भी इसकी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस निबंध को अलग अलग उदाहरण से कि चिंतन क्यों तभी शुरू होता है जब आप के पास एक विपक्ष हो। अगर विपक्ष नहीं है तो चिंतन क्यों नहीं होता है? एक उदाहरण के लिए अगर हम लें तो, और यह जो विपक्ष है यह आदमी हो सकता है। जो पक्ष विपक्ष की हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष क्या क्या हो सकता है? एक इंसान भी हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है, एक विचारधारा भी हो सकती है, और आगे हम देखेंगे कि ये जो विपक्ष है वो एक इंसान के अंदर भी हो सकता है। तो एक ही इंसान के अंदर भी पक्ष विपक्ष हो सकता है। तो ये विपक्ष जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई टीम या आदमी ही हो। ये कोई विचार हो सकता है, यह कोई विचारधारा हो सकती है, यह कोई वाद हो सकता है, यह एक इंसान के भीतर भी दोनों चीजें पक्ष विपक्ष हो सकती हैं। और फिर हम समझेंगे कि कैसे चिंतन जो है वहां से शुरू होता है। चलिए फिर इसको देखते हैं, गहराई से समझते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल लें, पहला उदाहरण लें, तो सबसे पहले हम लेते हैं पूंजीवाद का उदाहरण, तो अंग्रेजी में कैपिटलिज्म भी कहते हैं। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, तो जो औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद से पूंजीवाद का उदय होता गया। जब पूंजीवाद का उदय होता गया तो जो पूंजीपति थे उनके पास धन जमा होने लगे। तो जब उनके पास धन जमा होने लगे, बहुत सारे धन जमा हो गए, तो इनका क्या हुआ? विरोध शुरू हुआ। क्यों विरोध शुरू हुआ? क्योंकि एक तरफ तो थे पूंजीपति और दूसरी तरफ हो गए हमारे लेबर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग। तो एक तरफ जो है मजदूरों का समूह और एक तरफ पूंजीपति। अब जब तक पूंजीवाद नहीं था तब तक कोई चिंतन नहीं था इससे संबंधित। चिंतन कब शुरू हुआ इसके ऊपर? चिंतन तब शुरू हुआ जब पूंजीवाद आया।
चिंतन तब शुरू हुआ जब क्या आया? पूंजीवाद आया। और पूंजीवाद के आने के बाद ये जो विचारधारा है इसकी कमियां सामने आने लगी। कमियां क्या थी कि इसमें जो है पूंजीपति अमीर होते गए और इसमें जो है मजदूर जो है वो गरीब होते गए। उनको जो है उचित तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनके रहने की व्यवस्था उचित नहीं थी, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत बेकार था। वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में उनका जीवन चल रहा था, उनसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था। तो यानी कि मजदूर की स्थिति खराब और पूंजीपति की स्थिति मजबूत। और ऐसी स्थिति में इन मजदूरों ने क्या किया? अपना समूह बनाया, अपना यूनियन बनाया और ये जो पूंजीवाद है उसका क्या शुरू हो गया? उसका विरोध शुरू हो गया। और जो समाजवाद है, साम्यवाद है, वो क्या है? वो इसके विरोध में उभरा हुआ चिंतन है, उभरा हुआ विचारधारा है। तो पूंजीवाद के खिलाफ कब ये शुरू हुआ चिंतन? जब दूसरी टीम आई। जब तक ये दूसरी टीम नहीं आई थी, जब तक समाजवाद नहीं आया था, तब तक जो है पूंजीवाद निर्बाध गति से आगे बढ़ता जा रहा था। इसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। इसके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इस पर कोई चिंतन करने वाला नहीं था। पर जैसे ही एक दूसरा पक्ष आया समाजवाद का, इस पर चिंतन शुरू हो गया। ऐसे यही कह रहा है कि ये तभी प्रारंभ होता है जब एक विरोधी पक्ष होता है। तो उसी तरह अगर जब तक पूंजीवाद आया तो समाजवाद आ गया। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं। अगर हम महाभारत का युद्ध देखें, अगर हम महाभारत का युद्ध देखें तो बीच मैदान में, कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक पक्ष है और एक विपक्ष है। और जब ये ऐसी स्थिति है पक्ष और विपक्ष की, इसी बीच में जो अर्जुन है उनके मन में चिंतन शुरू हो गया, क्या यह युद्ध सही है, क्या यह युद्ध सही नहीं है, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, इसकी क्या कमियां हैं। और उनको ऐसा लगने लगा कि इस युद्ध में तो सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, इसमें सिर्फ मेरा नुकसान ही नुकसान है। जो सामने खड़े लोग हैं वो भी मेरे हैं, जो मेरे पीछे खड़े लोग हैं वो भी मेरे हैं, जो भी मरेंगे नुकसान तो हमारा ही होगा। चिंतन कब शुरू हुआ? महाभारत के युद्ध में, जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष रहेगा तो चिंतन नहीं होगा, जैसे ही दोनों पक्ष आ गया तो चिंतन शुरू हो गया। अब जब चिंतन शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण को खुद इसमें दखल देना पड़ा, उनको खुद समझाना पड़ा अर्जुन को कि युद्ध जो है वो एक धर्म युद्ध है, इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो चिंतन शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? जब दो पक्ष हैं युद्ध में, उसके बाद शुरू हुआ। और ये चिंतन कहां तक गया? ये समाधान तक गया। और समाधान इसका क्या है? चिंतन की पराकाष्ठा क्या है? जो जिंदगी का सार है वो किस में है? वही तो भगवत गीता में है। तो भगवत गीता जो है वो चिंतन की पराकाष्ठा है, वो चिंतन से लेके समाधान तक की यात्रा है। और वो कब हुआ? भगवान ने भगवत गीता के बारे में कब बताया? जब दो पक्ष खड़े हैं मैदान में। कहने का मतलब यह है कि चिंतन प्रारंभ कब होता है? जब कोई विरोधी पक्ष हो। अगर विरोधी पक्ष नहीं होगा तो चिंतन भी नहीं होगा। ये इस निबंध का जो है मूल है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब विरोधी पक्ष आता है तो प्रतिस्पर्धा होती है, उद्दीपन होता है, मन में क्षोभ होता है और उससे निकलने की चेष्टा होती है। इसी तरह अगर हम बात करें नीति की, जितनी भी अलग अलग नीतियां हैं, चाहे वो चाणक्य नीति है, चाहे वो विदुर नीति है, चाहे वो अर्थशास्त्र की नीति है, वो सब क्या है? वो सब कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के चिंतन से ही निकली है। एक उदाहरण के लिए अगर हम ले तो हम स्त्री विमर्श को लेते हैं। भारत में जो स्त्री विमर्श है, अगर हम उसकी बात करें
तो भारत में स्त्री विमर्श कब से शुरू हुआ? नारी जो है भारत में, वो काफी लंबे समय से प्रताड़ना का शिकार थी। काफी लंबे समय से उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन विमर्श कब से शुरू हुआ, इस पर चिंतन कब से शुरू हुआ? जब एक विचार आएगा तभी विपक्ष बनेगा। तो जो सबसे पहले इसमें विचार आया, अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, अगर आप उसको इवेलुएट करना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें महिलाओं की स्थिति को देखिए। जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जेएस मिल थे, पेंथम थे, उन लोगों ने क्या कहा कि किसी भी जो सभ्यता है उसका विकास जो है उसको मापने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? उस समाज में, उस सभ्यता में स्त्री की क्या स्थिति है। और जब ऐसी चर्चा शुरू हुई, यानी ये एक पक्ष हो गया कि ब्रिटिश लोगों ने ये बात रख दी कि स्त्री की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आप देखिए। अब जैसे ही ये हुआ, जो भारतीय लोग थे, जो देशभक्त थे, जो समाज सुधारक थे, वो लोग चिंतन शुरू कर दिए कि किस तरह से उनका जो ये आर्ग्यूमेंट है, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, इसको काउंटर किया जाए, इसका जवाब दिया जाए। यानी कि आपस में क्या शुरू हो गया? प्रतिस्पर्धा। और जब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई यहां पर, तो स्त्री विमर्श भी शुरू हो गया। यानी इसका चिंतन कब शुरू हुआ? जब पहला पक्ष आया। पहला पक्ष क्या है? ब्रिटिश। और ब्रिटिश के साथ जब दूसरा पक्ष आ गया, भारतीय, तभी जाकर स्त्री विमर्श पर चिंतन शुरू हुआ। इतने साल से स्त्री की समस्या है, इतने साल से उनके साथ चुनौती है, लेकिन कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष आया, उस पर चिंतन शुरू हो गया कि कैसे इस स्थिति को ठीक किया जाए। और फिर हम आगे देखते हैं, चाहे वो स्त्री प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो पुनर्विवाह हो विधवा का, ये सब जो है यहीं से शुरू हुआ। पुनर्विवाह है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे। इन लोगों ने चिंतन कब शुरू किया? जब ये पक्ष आया और इन्होंने अपना पक्ष रखा, उसके बाद इस पर पूरा जाके विमर्श स्टार्ट हुआ, विमर्श शुरू हुआ, चिंतन शुरू हुआ। भारत में जो है महिला की स्थिति, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चिंतन हम देख रहे हैं कब शुरू हो रहा है? जब दूसरा पक्ष होगा, जब दूसरा पक्ष आएगा, तभी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी और चिंतन शुरू होगा। इसी में आप आगे देख सकते हैं, जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री बाई फुले हैं, ये सब कहाँ से आ रही हैं? ये सब इसी विमर्श का हिस्सा है, स्त्री विमर्श का हिस्सा है। इसी में चिंतन कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि चिंतन कब शुरू हो रहा है? चिंतन तभी शुरू हो रहा है जब एक दूसरा पक्ष आ रहा है। इसकी वजह से कानून बन रहे हैं उसको सही करने के लिए। इसी तरह से अगर हम जाति विमर्श की बात करें, तो जाति विमर्श में भी अगर हम देखा जाए, तो एक तरफ जो है मुख्य धारा का समाज है, जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि ये सही चीज है या जिनको इससे फायदा है। और दूसरी तरफ जो है, जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है। अब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो सैकड़ों साल से चली आ रही थी, उस पर कोई चिंतन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वंचित समाज के लोगों ने अपनी बात उठानी शुरू कर दी, जैसे आप BR अम्बेडकर हैं, या पेरियार है,
या ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले हैं। जैसे ही अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूलों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की, इस मुख्य धारा की सोच के खिलाफ अपनी बात रखी, चिंतन शुरू हो गया जाति विमर्श पर कि इसकी क्या कमियां हैं, इसकी क्या समस्याएं हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, लोगों को इसकी वजह से क्या पीड़ा हो रही है, उनको क्या दिक्कत होती है, क्यों इसको ठीक करने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि चिंतन कब शुरू हो रहा है? जब तक एक विचार है और इसको मान लीजिए कोई चुनौती नहीं दे रहा है, तो ये तो चलता रहेगा अनंत काल के लिए, कोई चिंतन इस पर होगा ही नहीं, सब लोग इसकी बात मान के आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही दूसरा पक्ष आएगा, विपक्ष आएगा, प्रतिपक्ष आएगा, बस इस विचार को चुनौती मिल जाएगी और उस विषय पर चिंतन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही चिंतन शुरू हो जाएगा, समाधान का रास्ता भी निकल जाएगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो है छूआछूत की व्यवस्था पे प्रतिबंध है। कहीं ना कहीं जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके कल्याण की बातें हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं हैं, आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि चिंतन कब शुरू हो रहा है? जब दूसरा पक्ष आ रहा है। जब एक ही पक्ष है तो चिंतन नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें अलग अलग विषयों की, जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करते हैं, अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करते हैं, इससे पहले बीच में ये भी समझ लेते हैं, जैसे चिंतन है, मैं अभी कुछ आपको कह रहा हूं और आप मेरी बात को बिना किसी सवाल के स्वीकार करते जा रहे हैं, यानी कि आप मेरे पक्ष में हो गए। तो अगर हम दोनों एक ही पक्ष में हैं, आप मेरे विचार को चुनौती नहीं दे रहे हैं, मेरी विचारधारा को चुनौती नहीं दे रहे हैं, मेरी बातों को बिना असहमति के स्वीकार करते जा रहे हैं, तो हम दोनों एक ही पक्ष हो गए। जब भी एक पक्ष होगा तो कोई चिंतन आपकी तरफ से हो ही नहीं रहा है, चिंतन की शुरुआत हो ही नहीं रही है, मेरी बातें ही आप मानते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मेरे से असहमत हो जाएंगे तो आप विपक्ष हो जाएंगे, और आप जैसे ही विपक्ष होंगे तो उस मुद्दे पर चिंतन शुरू हो जाएगा, जो हम कहते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस, वो शुरू हो जाएगा उस विषय पर। इस तरह से अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखें तो 1950 तक कोई भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्यादा आगे नहीं गया था, किसी ने उपग्रह वगैरह नहीं भेजे थे। अब 1957 में जो है रसिया ने भेज दिया या रूस ने भेज दिया। अब उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो सोवियत यूनियन जब 1957 में अपना उपग्रह भेजा, उपग्रह का नाम था स्पुतनिक। जब स्पुतनिक उसने भेज दिया उपग्रह 1957 में, तो यहां से क्या हुआ, अंतरिक्ष के विषय पर भी एक चिंतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इधर आ गया अमेरिका। अमेरिका ने भी अपना अंतरिक्ष में शोध चालू कर दी, और जैसे ही अमेरिका ने अपना इसका एक विपक्ष बना, वैसे ही इस पर चिंतन शुरू हो गया। उस वैसे ही प्रतिस्पर्धा होने लगी, आगे निकलने की होड़ मच गई, और होड़ मच गई तो होड़ मचने के लिए सबसे पहले चिंतन है। अगर आपको शोध करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा शोध करने के लिए। की शुरुआत हमेशा तभी हो रही है जब एक विपक्षी टीम है। मानिए रूस ने निकाला, रूस ही आगे बढ़ता जाता, कोई उसको चुनौती नहीं देता, उस भी कुछ समय के बाद थक जाता, वो भी चिंतन नहीं करता ज्यादा। चिंतन तभी ज्यादा होता है जब पक्ष विपक्ष हो जाता है, जब आगे निकलने की होड़ होती है, जीतने की होड़ होती है, प्रतिस्पर्धा आपस में होती है। कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में अगर हम देखें तो चिंतन कैसे शुरू होता है? चिंतन ऐसे ही शुरू होता है, जब एक पक्ष से विपक्ष आता है तो चिंतन शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें खेल की, तो शतरंज का खेल है, शतरंज के खेल में तो आप सीधे रूप से देख सकते हैं, जो पक्ष और विपक्ष है दोनों काफी चिंतन मनन के बाद ही हर एक चाल चलते हैं। तो वो तो खेल ही कुछ ऐसा है, एक ने चाल चली
और दूसरे ने फिर उसको चिंतन किया, उसका आकलन किया, मनन किया और फिर दूसरी चाल चली। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, जलवायु परिवर्तन जो है ये 150-200 साल में हुआ है और ये लगातार चला आ रहा था, ये लगातार होता जा रहा था, कोई इसको दे रहा था। सब लोग, सब देश अपने अपने विकास में लगे हुए थे, पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ओजोन में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जब ओजोन में छेद हो रहा है, ये मुद्दा आया। अब जैसे ही ओजोन में छेद हो रहा है, ये बात दुनिया को समझ में आई तो अलग अलग मीटिंग होने लगी, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया। जब समझ में आने लग गया तो एक तरह से वैश्विक स्तर पर चिंतन शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, जब वैश्विक स्तर पर चिंतन शुरू हुआ तो इसमें पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है? यही तो विपक्ष है, जो ये चुनौती है। ये चुनौती क्या है? ये विपक्ष का रूप है। जैसा मैंने आपको बताया कि विपक्ष जरूरी नहीं है हमेशा इंसान हो, हमेशा टीम, विचारधारा हो सकती है, एक इंसान के अंदर हो सकता है। इसी तरह विपक्ष जो है वो चुनौती भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं चुनौती का भी रूप ले सकती है। और जब ये चुनौती का रूप लेगी तब भी उस पर क्या होगा? चिंतन होगा, क्योंकि इंसान फिर उस चुनौती से क्या कोशिश करेगा? पार पाने की कोशिश करेगा। और जब पार पाने की कोशिश करेगा तो रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और कोई भी जो चुनौती है वो एक विपक्ष का काम करती है, और जब वो विपक्ष होता है तो चिंतन क्या है? शुरू हो जाती है कि कैसे उस चुनौती से पार पाया जाए। तो इसी तरह दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि अगर हम कोविड की बात करें तो जो कोविड 19 है, कोविड 19 है, जब ये आया तो यह भी क्या है? एक चुनौती है। तो विपक्ष जरूरी नहीं है कि इंसान ही होगा, विपक्ष जरूरी नहीं है कोई टीम ही होगा। विपक्ष एक आइडिया हो सकता है, एक विचार हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकता है, विचारधारा हो सकता है। विपक्ष जो है कोई चुनौती भी हो सकता है, कोई समस्या भी हो सकता है। तो जब भी कोई विपक्ष होगा तो क्या होगा? चिंतन शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम कोविड 19 की बात करें तो कोविड 19 क्या है? जो मानव जाति है, मानव जाति के लिए क्या है? चुनौती है। तो जब ये मानव जाति के लिए चुनौती है तो इससे पार पाने के लिए भी क्या शुरू हो गया? चिंतन। तो अगर हम कोविड की बात करें तो मानव जाति क्या है? एक पक्ष है और उसके सामने एक चुनौती है। चुनौती कहे या ये विपक्ष कहे, और जैसे ही ये विपक्ष आया, जैसे ही इसने चुनौती दी तो हमने क्या शुरू कर दिया? हमने चिंतन शुरू कर दिया। क्यों चिंतन शुरू कर दिया? क्योंकि हमें ये खतरा सताने लगा कि मानव जाति के जो एग्जिस्टेंस है, जो सर्वाइवल है, जो अस्तित्व है, उस पर सवाल उत्पन्न होने लग गए कि क्या पता ये संक्रमण कर दे सबको, क्या पता इससे सभी लोग मर जाएंगे, क्या पता इससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और हुई भी, बहुत लोग मरे भी। और इससे पार पाने के लिए जब चिंतन शुरू हुआ तो चिंतन ने किसका रूप लिया? जब विज्ञान में चिंतन होगा तो शोध होगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, शोध का काम होगा, रिसर्च का काम होगा। और शोध हुआ तो यहां से हमें क्या मिल गया? वैक्सीन मिल गया, जो एक समाधान के रूप में हमारे सामने आया। जो मास्क आया, जो सैनिटाइजर आया, जितनी भी चीजें आई वो सब कहां से आई? सब चिंतन के बाद आई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विपक्ष होगा तो चिंतन होगा, और चिंतन से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो अगर हमें समाधान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा।
तो जो वैक्सीन है ये कहीं ना कहीं इसके समाधान के रूप में उभरा। तो कहने की बात यह है कि जरूरी नहीं है जो विपक्ष है वह कोई टीम ही हो, वह कोई इंसान ही हो, वह कोई विचारधारा ही हो, वह चुनौती भी विपक्ष का काम कर सकती है, वह भी चिंतन को जगा सकती है। जैसे कोविड 19 ने मानव जाति के चिंतन को बदला है। बहुत सारे लोग जो है कोविड 19 के बाद उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जो मटेरियल चीजें हैं, जो भौतिकवाद है, उससे थोड़ा अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्योंकि कोविड 19 ने उनके चिंतन को बदला है। उनको समझ में आ गया है कि धन है, दौलत है, ये सब चीजें काम नहीं आती हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। अगर हम अपने संसद प्रणाली की बात करें तो जो संसद है उसमें भी क्या है, एक सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है। अब इसमें चिंतन कब तक शुरू नहीं होता है? इसमें चिंतन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि कोई विपक्ष ना हो। जैसे ही बिल है, मान लीजिए सत्ता पक्ष वालों ने कोई बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, बिल लेके आ गए। अब जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, बिल उसमें रखा गया सदन के पटल पे, तो क्या होगा? जो विपक्ष के लोग हैं उस बिल में क्या कमी है, उस बिल में क्या सुधार की गुंजाइश है, उसमें क्या संशोधन चाहिए, इस तरह की बातें शुरू कर देंगे। और जैसे ही विपक्ष जो है वो इस बिल पे अब चर्चा शुरू करेगा, इस पर चिंतन शुरू हो जाएगा। एक उसका पक्ष में उसके आर्गुमेंट दिए जाएंगे, दूसरा उसके विपक्ष में आर्गुमेंट दिए जाएंगे कि उसके पक्ष में क्या तर्क है, उसके अपोजिट, उसके उत्तर में, उसके विपरीत क्या तर्क है। तो पक्ष में तर्क, विपरीत तर्क, और यहीं से फिर क्या शुरू हो जाएगा? चिंतन हो जाएगा। जब चिंतन शुरू होगा तो जो बिल है इसमें संशोधन होगा, और संशोधन होगा तो संशोधन से ही समाधान होगा। बिल जो है काफी सोच विचार के अच्छा बिल बनेगा जो कि देश के लिए बढ़िया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि चिंतन से ही ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे देश के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके बारे में, देखिए जो फिलोसॉफिकल निबंध है, जो अमूर्त निबंध है, सबसे बड़ी चुनौती उसमें वही है कि उसको मूर्त बनाना। तो एक बार उसका आप मर्म समझ गए, उसके बाद उसको अलग अलग उदाहरण से जो है मूर्त रूप दे दीजिए। तो जैसे हम अलग अलग उदाहरण से उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, तो अब इसी तरह से आप मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर लीजिए। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, तो भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद उस समय दो गुट थे। एक का नेता अमेरिका था, दूसरे का नेता सोवियत यूनियन था या रूस कहें तो। एक जो है वो पूंजीवादियों का ग्रुप था, दूसरा जो है वो समाजवादियों का ग्रुप था। अब दो गुट हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। अब भारत के सामने चुनौती है कि किस ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, किस ग्रुप में शामिल हुआ जाए। अब ये जो है एक समस्या बन गई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, और दोनों ग्रुप के तरफ से प्रेशर है, हमारे ऊपर दबाव है कि हम या तो अमेरिका वाले ग्रुप में शामिल हो जाएं या रूस वाले में शामिल हो जाएं। और ये जो प्रेशर है ये क्या है? एक तरह से चुनौती है। ये हमारे विपक्ष में शुरू हो गए, तो फिर भारत ने क्या किया? भारत ने चिंतन शुरू किया। एक पूंजीवादी गुट हो गया और दूसरा जो है इधर समाजवादी हो गया। अब यहां है भारत, तो ये आप देखेंगे तो एक तरह से दो दो लोग हो गए इंडिया के विपक्ष में, भारत के विपक्ष में। तो हमने चिंतन शुरू किया। यही तो निबंध का मूल है कि चिंतन कब शुरू हुआ? जब हमारे पास ये दो ग्रुप आ गए और हम दोनों में से किसी में भी शामिल होना नहीं चाह रहे। हमने चिंतन मनन किया, हमने सोच विचार किया, हमने इसके तर्क वितर्क किए, और हमें समझ में आया कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। क्या पता इन लोगों के चक्कर में फंस के फिर से ये आजादी घटने में पड़ जाए। तो हमने निर्णय लिया कि हम जो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे अपने निर्णयों में,
कहने का मतलब सामरिक स्वायत्ता बना के रखेंगे अपने निर्णयों में। और सामरिक स्वायत्ता के लिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए हमने क्या किया? नाम का गठन किया। इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बोलते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, उसमें हम लोग संस्थापकों में से एक थे। ये हमने क्यों किया, कैसे किया? ये सब चिंतन से हुआ। जब हमने चिंतन किया तो हमें समझ में आया कि दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल होना सही नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, हमारी सामरिक स्वायत्ता के लिए, तो हमने फिर क्या निर्णय लिया कि हम गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाएंगे, गुट निरपेक्ष ग्रुप बनाएंगे, और हम उसके नेता बन गए। कहने का मतलब यह है कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये चिंतन की वजह से हुआ। और ये चिंतन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास दो विपक्ष थे। तो ये हमने चिंतन शुरू किया, क्या सही है क्या गलत है, और जब चिंतन होगा तो हमारे पास उसका रास्ता निकलेगा। इसी तरह से आप जो सुकरात है, अगर आप सुकरात की तरीके के बारे में जानते होंगे, तो वो भी क्या करते थे? सत्य के अलग अलग पक्षों तक पहुंचने के लिए लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा करते थे, वाद विवाद करते थे, ताकि जो सत्य के अलग अलग आयाम है वह लोगों के सामने आ सके। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो कमिटी बनती है बहुत सारी, वो कमिटी क्यों बनती है? चिंतन के लिए बनती है। और चिंतन कब शुरू होता है? जब विपक्ष होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, आपने सुना होगा जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में। जस्टिस वर्मा कमेटी ये कब बनी थी? जब निर्भया वाली घटना हुई थी 2012 में। अब ये निर्भया वाली जो घटना है, ये क्या है? ये एक हमारे समाज के लिए चुनौती है, समाज के ऊपर धब्बा है। और जब ये घटना हुई तो लोगों में रोष हुआ, प्रदर्शन हुआ, सरकार के सामने एक चुनौती बन गई, और लोगों के सामने भी एक चुनौती है, समाज के सामने भी, कि इस तरह के जघन्य अपराध को जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो जब ये चुनौती आई, जब ये परेशानी आई, जब लोगों में प्रदर्शन किया, लोगों में रोष था कि चीजें बदलनी चाहिए, तो इस चुनौती के बाद एक कमेटी बनाई गई। अब देखिए काम शुरू हो गया ना चिंतन का। जैसे ही ये चुनौती आई तो एक कमेटी के पास काम दिया गया कि आप जो भारत के कानून है उसमें संशोधन कैसे किया जाए कि इस तरह के अपराध पर रोक लगे, इस पर आप चिंतन कीजिए। तो कमेटी का काम क्या है? चिंतन करना है। और ये चिंतन कब शुरू हुआ? चिंतन पहले तो नहीं हो रहा था इस मुद्दे पर। चिंतन सब शुरू हुआ जब ये घटना हुई। और ये घटना हुई तो एक तरह से चुनौती है, तो समाज में चिंतन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जो भारतीय समाज है उसकी अंतरात्मा को इस केस ने, इस कांड ने हिलाकर रख दिया। तो जब अंतरात्मा हिल गई, जब कंसाइंस लोगों का हिल गया, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो गया, तो उस केस में फिर क्या करना पड़ा? फिर चिंतन शुरू करना पड़ा। तो कमेटी बनी, फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद कानूनों में संशोधन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो चिंतन शुरू हुआ वो समाधान तक पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि जब एक विपक्ष है, जब एक चुनौती है, कोई घटना है, तभी ये चिंतन शुरू हो रहा है। यही इस निबंध का मूल है कि चिंतन कहां से शुरू होगा? चिंतन किसी ना किसी घटना से होगा। इसी तरह से एक बहुत आपको रोचक कहानी बताता हूं संसद से जुड़ी हुई। जब 1962 में युद्ध हुआ, जब 1962 में युद्ध हुआ चीन के साथ, तब तक हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई वाली नीति अपना रहे थे, पंचशील की नीति लेके आए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये चीन हमारे साथ विश्वासघात करेगा। लेकिन जब 1962 का युद्ध हुआ तो इसने हमें चिंतन के लिए मजबूर किया कि हमें अपनी जो युद्ध नीति है, हमें अपनी सामरिक नीति है, उस पर कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। जो अब हमारा रक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, संरचना है, उस पर हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना पड़ेगा, रक्षा की आधारभूत संरचनाओं को। तो इसी तरह से इसी 1962 के युद्ध के बाद संसद में चर्चा परिचर्चा हो रही थी। उस चर्चा परिचर्चा में जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उन्होंने कहा कि जो भूमि चीन लेकर गया है,
वहां पर तो एक दूब भी नहीं जन्मती है, एक घास का तिनका भी नहीं वहां पर होता है। और इस बात से जो महावीर त्यागी थे, सांसद थे, वो नाखुश हो गए। और जैसे ही ये पहला वाक्य आया, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी, चिंतन उनका शुरू हो गया। और उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, मेरे माथे पर भी एक बाल नहीं है, तो क्या मैं इसको भी चीन को दे दूं? कहने का मतलब यह है कि जो ये चिंतन है, ये पक्ष विपक्ष में वाद विवाद है, चर्चा परिचर्चा है, ये कब शुरू होती है? जब विपक्ष होता है। अगर मान लीजिए सब लोगों ने पंडित नेहरू की बात मान ली होती तो चिंतन ही नहीं होता, इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती, और हमारी रक्षा नीति में कोई बदलाव भी नहीं होता। लेकिन जैसा आप जानते हैं, उसके बाद से हम लोगों ने अपनी रक्षा नीति पर काम किया, काफी बदलाव किया, काफी सुधार किया उसमें, और आज हम जो भी हैं उस बदलाव का ही परिणति है। पिछले 50-60 साल में हमने काफी कुछ किया है। अब हमारे से लड़ने के लिए चीन को सोचना पड़ेगा, तो हमसे वो भी सीधा युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि पता है 62 वाली हालत नहीं। ये सब किसका नतीजा है? चिंतन का नतीजा है। इसी तरह से अगर आप अलग अलग मुद्दों पर इसको चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चिंतन जो है खेल है, इसमें दो पक्ष हैं। जैसे खेल में दो पक्ष हैं, वैसे चिंतन में भी दो पक्ष हैं। और ये प्रारंभ कब होता है? जब एक विरोधी पक्ष होता है। अगर विरोधी पक्ष नहीं है, उससे प्रतिस्पर्धा आपको मिल नहीं रही है, उससे उद्दीपन आपको मिल नहीं रहा है, उससे आपके अंदर क्षोभ पैदा नहीं हो रहा है, तो समस्या है कि ये चिंतन भी शुरू नहीं होगा। तो चिंतन का जो खेल है वो तभी प्रारंभ होगा जब विपक्षी पक्ष है। तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि चिंतन कब कब हो सकता है? जब विरोध में जो कोई विचारधारा हो, विरोध में कोई विचार हो, विरोध में कोई टीम हो, विरोध में कोई इंसान हो, लेकिन विरोध में कोई चुनौती हो। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है, एक अलग आयाम आप इसमें लिख सकते हैं निबंध में, वह है तो जो विरोध है ये किससे हो रहा है? विरोध खुद के अंदर हो रहा है। यानी कि एक इंसान के अंदर ही पक्ष और विपक्ष दोनों है। एक अलग पक्ष हो सकता है कि एक इंसान के अंदर ही पक्ष भी है और विपक्ष भी है। जब तक सिर्फ पक्ष है, मान लीजिए कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सिर्फ हमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां पता है, तो विपक्ष होगा ही नहीं, हम उस पर चिंतन करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमारे अंदर ही पक्ष विपक्ष दोनों चल रहा है, तो हमारे मन में भी चिंतन चलेगा कि इसका सही रास्ता क्या है। पक्ष विपक्ष तो ठीक है, पर इसका वे आउट क्या है, इसका रास्ता क्या है, इसका समाधान क्या है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कुछ और कहता है और हमारा दिल कुछ और कहता है, और इस दोनों में क्या है? एक पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। जो मस्तिष्क है, जो जो दिल जो है, ये भावनात्मक बातें कर रहा है। ये जो है मान लीजिए तर्क की बातें कर रहा है, तो तर्क और भावना में जो है मस्तिष्क कर लीजिए, मन मस्तिष्क की बात कर लीजिए, ये तार्किक पक्ष की बात कर रहा है। तो तर्क और भावना है, दो पक्ष है इंसान के अंदर। अब इन दोनों में ही टकराव है, तो क्या होगा? चिंतन शुरू हो जाएगा कि निर्णय क्या लिया जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि ये चिंतन कब शुरू हो रहा है? एक इंसान के अंदर भी ये चिंतन हो रहा है। कई बार आप सुनते होंगे कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं, ये निर्णय लें या ये निर्णय लें। अब जब भी ऐसा होता है तो फिर हम चिंतन करते हैं, क्या कौन सा निर्णय सही होना चाहिए हर असमंजस की स्थिति में, हर दुविधा की स्थिति में। इसको हम लोग इथिकल डिलेमा बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक इंसान के अंदर भी ऐसी स्थिति हो सकती है। अब इससे जुड़ा एक बहुत रोचक हिस्सा आपको मैं सुनाऊंगा, एक रोचक कहानी आपको सुनाऊंगा। ये घटना है भगवान राम के जीवन की, और इसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचना राम के विजय में। तो जो राम का विजय है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसकी बात की है। राम का विजय नहीं, राम की शक्ति पूजा है। तो राम की जो शक्ति पूजा है ये बहुत अच्छी कविता है। इसमें राम की शक्ति पूजा में
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे शुरुआत में जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो जो भगवान राम के बाण थे वो रावण पे के ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहे थे। रावण उनसे पराजित ही नहीं पड़ रहा था, उल्टा रावण ही भगवान पर भारी पड़ रहा था। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान के भी दो मन बन गए, भगवान के अंदर भी द्वंद्व होने लगा। एक जो मन है वो परेशान हो गया, वह निराश हो गया, उसको ऐसा लगने लगा कि मैंने तो हमेशा सत्य का साथ दिया है, हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पे मैं चला हूं, मैंने तो कभी भी अन्याय नहीं किया है, गलत नहीं किया है। और यह रावण, यह तो पाप की प्रतिमूर्ति है, यह तो बुराइयों का प्रतीक है और यह भी मुझ पर भारी पड़ रहा है। और इस बात को सोच के भगवान जो है दुखी हो जाते हैं, उन परेशान हो जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं अपने शब्दों में कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध। यानी कि जो जीवन है उसको धिक्कार है, जो साधन है उसको धिक्कार है। जिस साधन के लिए हमेशा मैं लगा रहा, जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, इसके लिए हमेशा मैं लगा रहा, जो जीवन है उसके लिए मैं काम करता रहा, ऐसे जीवन, ऐसे साधन को धिक्कार है, क्योंकि मुझे हमेशा विरोध ही मिला है इधर। लेकिन राम का दूसरा मन भी था जो इस बात से सहमत नहीं था। वो यहां पर लिखा है, देखिए, वह एक और मन था राम का जो न थका। तो ये जो मन है भगवान का वो थक गया है, वह निराश हो गया है, वह जीवन को धिक्कार रहा है, धिक जीवन, धिक साधन। लेकिन जो दूसरा मन है वह नहीं थका है। वह क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि दृढ़ आराधन का दो, दृढ़ आराधन से उत्तर। यानी कि जो रावण है, वह रावण क्या है? वो शक्ति का पूजक है और शक्ति चूंकि उसके पास है इसीलिए आपके बाणों का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। तो दो आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर, यानी कि अगर रावण सिर्फ आराधना कर रहा है शक्ति की, तो आप भी दृढ़ आराधना करो। तब तक आराधना करो जब तक शक्ति जो है रावण का पक्ष छोड़कर आपके पास नहीं आ जाती है। और यहीं से जो दूसरा मन है जो थका नहीं है, जो विपक्ष है, ये पक्ष हो गया, ये विपक्ष हो गया, तो भगवान के भी मन में दो मन हो गए, एक जो थक गया, निराश हो गया, और एक विपक्ष है। अब ये जो मन है यह कह रहा है दो आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर, यानी आप भी तपस्या करो, आप भी जप करो, आप भी ध्यान करो, स्मरण करो शक्ति को, और उसके बाद भगवान पूजा शुरू कर देते हैं। वो साधना पर बैठ जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि सही मुहूर्त है, इसके हिसाब से 108 कमल चढ़ाएंगे शक्ति को, और तब तक बैठेंगे जब तक जो है शक्ति रावण के पाले को छोड़कर हमारी तरफ नहीं आ जाती हैं। और जब वो बैठते हैं तो अब देखिए कितना अद्भुत वर्णन किया है निराला जी ने। जब वो बैठते हैं 107 कमल वो चढ़ा चुके होते हैं और बिल्कुल तपस्या के सिद्धि का वक्त होता है, अंतिम वक्त होता है, बस एक कमल रह जाते हैं। और जब वो अपना हाथ बढ़ाते हैं उस कमल को उठाकर चढ़ाने के लिए, तो वो कमल नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से 108 कमल लाए थे, 107 वो चढ़ा चुके हैं, यही सही मुहूर्त है। अगर नहीं 108 हुआ तो तपस्या भी सिद्ध नहीं होगी। और फिर से देखिए परेशान करने वाली बात हो जाती है। फिर दो मन आ गए भगवान के। एक मन है जो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे अब ये एक कमल कहां चला गया। और जो दूसरा मन है वह विद्युत की गति से काम करता है। देखिए ये लिखा है ना, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। जो दूसरा मन है वो विद्युत की गति से काम करता है और वह बताता है यह है उपाय। उपाय है, हर चीज का समाधान है, एक कमल नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर निराला जी लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं
कहती थी माता सदैव मुझे राजीव नयन। राजीव नयन का क्या मतलब है कि जो ये दो आंखें हैं ये भी कमल की तरह हैं, ये भी जो नयन है ये भी कमल की तरह है। तो एक एक कमल शेष है, आप इस नयन को, एक नयन को चढ़ा दो तो 108 हो जाएगा। और जैसे ही राम अपने एक आंख को कमल के रूप में शक्ति के लिए चढ़ाने की कोशिश करते हैं, शक्ति आ जाती है। वो तो टेस्ट कर रही थी, उन्होंने ही तो एक कमल कम किया था। वो जो उनका दृढ़ आराधना है उसका जांच था। तो दूसरा मन है फिर सफल हुआ। दो नील कमल है शेष अभी, यह पुनरक्षण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। यानी कि जो तपस्या है इसको, एक जो अपना नयन है इसको देकर पूरा करता हूं माता। और इतना जब होता है तो शक्ति खुद आ जाती है। और उसके बाद तो आपको पता है सत्य की ही जीत होती है, न्याय की ही जीत होती है। भगवान राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारे निबंध के लिए इसमें से दो तीन बातें काम की हैं। वह एक तो ये कि जो एक मन है जो थक गया है उसकी बात, और जो दूसरा दृढ़ मन है जो थका नहीं है, जो संघर्ष के लिए तैयार है, जो मुश्किल चुनौतियों में भी नए उपाय ढूंढ लेता है। अब सोचिए एक कमल नहीं है, लेकिन कहां से ये बात आ जाती है कि माता मुझे बचपन में कहती थी राजीव नयन, दो कमल है तो तेरे पास, उसमें से ही दे दे। और इस तरह से उनकी तपस्या सफल हो जाती है। पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। तो कहने की बात यह है कि जो ये निबंध है, इस निबंध में आपको यही दिखाना है कि चिंतन कब शुरू होता है, जब एक पक्ष के अगेंस्ट विपक्ष हो, पक्ष के उलट विपक्ष हो। तो राम के साथ भी ये घटना होती है, दो मन है, और जब दो मन है तो चिंतन हो रहा है, और जब चिंतन हो रहा है तो समाधान भी निकलता जा रहा है, और समाधान निकलता जा रहा है। तो यही तो हमारा लक्ष्य है। तो कहने का मतलब यह है कि चिंतन तभी होगा जब दो पक्ष होंगे। वह पक्ष कुछ भी हो सकते हैं, वह जो विपक्ष है वह कुछ भी हो सकता है, वह एक इंसान के अंदर भी दो पक्ष हो सकता है। बट एक आयाम इसमें और आप लिख सकते हैं, वह आयाम यह है कि क्या चिंतन तभी होगा जब विपक्ष होगा। अगर मान लीजिए विपक्ष नहीं है, अगर मान लीजिए प्रतिस्पर्धा नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई चुनौती नहीं है, तो क्या चिंतन होगा ही नहीं। एक ये नया आयाम हो सकता है, तब भी चिंतन हो सकता है। चिंतन, कई लोग चिंतन जो है चिंतन के लिए ही चिंतन करते हैं, थिंकिंग फॉर द सेक ऑफ थिंकिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। उनको कोई विपक्ष नहीं चाहिए। जैसे अगर आप बात करें थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बल्ब की खोज की, उनके विपक्ष में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिजली की खोज की, क्योंकि वो खुद अंदर से इतने प्रेरित थे कि उनको विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद ही चिंतन कर रहे थे, खुद ही शोध कर रहे थे, खुद ही प्रयोग कर रहे थे, हजारों बार फेल हो गए तब भी नहीं छोड़ा चिंतन, तब भी नहीं छोड़ा शोध। कहने का मतलब यह है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब कोई विपक्ष नहीं हो, लेकिन फिर भी आदमी चिंतन कर रहा हो। वह इतना प्रेरित है, उसको विपक्ष की जरूरत नहीं है, उसको उद्दीपन की जरूरत नहीं है, वो अंदर से उद्दीप्त है, अंदर से ही प्रेरित है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ऐसे अनेक शोधकर्ता हैं, अनेक वैज्ञानिक हैं। आप आइंस्टीन की बात कर लें, कोई विपक्ष नहीं है, फिर भी वो शोध कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसकी हम बात करते हैं, उसका पीछे भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, फिर भी वो एक नई चीज लेके आते हैं, बिल्कुल अलग चीज लेके आते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि वो चिंतन कर रहे हैं, वो किसी विपक्ष की तलाश में नहीं है चिंतन के लिए। तो ये एक अलग आयाम हो सकता है इस निबंध का, कि चिंतन तब भी हो सकता है जब कोई विपक्ष ना हो। तो ये सारे आयाम हैं इस निबंध के। फिर अगले वीडियो में हम अगले निबंध के विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तथास्तु हिंदी से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी।